आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना और यह इसका तीसरा भाग है और इस हिस्से जा रहे हैं मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान ने समस्त नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और वो मौलिक अधिकार का महत्व क्या होता है, उसका आम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फायदा किन किन लोगों को होता है, इसका हम परिचय करने जा रहे हैं। और इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के प्रकार, और उसमें हम देखेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों का निलंबन, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के इस मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, उसकी विस्तृत रूप से व्याख्या भी की गई है। यह संविधान में ली गई जो बातें हैं वह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति के नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए इसका बहुत ही महत्व होता है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों की भी जरूरत होती है। और मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है और 6 भाग हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे। तो ये 6 अधिकार इस प्रकार से है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1919 से लेकर 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा के संबंध अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। मतलब 14 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो सभी फंडामेंटल राइट्स के मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो, अर्थात उससे मेल खाते हो। यह भी कहा गया है कि राज्य मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात है। राज्य का तात्पर्य होता है जैसे संघ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों इसमें आ गए हैं। अब हम ऊपर दिए गए जितने भी अधिकार हैं उसको बारी बारी से उसका वर्णन करते रहेंगे। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य किसी दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना गया है, लेकिन राज्यों के स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के नियम भी बनाने का अधिकार दिया गया है। और इसीलिए विशिष्ट समय में, विशिष्ट परिस्थिति में अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून भी बनाए जाते हैं। कानून के समक्ष समानता, ये हमने अनुच्छेद देखे है 14, यह ब्रिटिश विधि से लिया गया है और इसका अर्थ है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन्हें एक समान रूप से लागू भी करेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर को समता, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में किया गया है। उपाधियों का निषेध मतलब जिस एक जमाना था कि उस जमाने में राजे लोग अपने नामों के सामने महाराजा, धीराज, सम्राट, इस प्रकार की कुछ उपाधियां लगाते थे, तो वो उपाधियां लगाने के लिए अभी पाबंदी है, कानूनन पाबंदी है, उसका निषेध किया जाता है अनुच्छेद 18 के अनुसार। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है और नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। उनकी जो दैनिक स्वतंत्रता होती है वह स्वतंत्रता अबाधित रहे, इसका ख्याल रखा जाएगा। उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के अनुसार भाषण और भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।
अनुच्छेद 19 ख में शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की एक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 ग में कहा गया संघीय समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता उनको दी गई है। राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 घ में कही गई है। अनुच्छेद 19(6) में कहा गया है कि किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, अपराध सिद्ध नहीं होता, तब तक उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता की सुरक्षा दिया गया है। अनुच्छेद 21 जिसको हम राइट टू लाइफ कहा गया है, तो हमको जीने का अधिकार इस अनुच्छेद के अनुसार है। बंदीकरण और निरोध संरक्षण भी दिया गया है और राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी, तभी इस प्रकार के अधिकारों को छीन सकते हैं। कि जब किसी व्यक्ति के अधिकार की वजह से अन्य समुदाय या कुछ समाज के लोगों को खतरा हो सकता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। अदरवाइज इसका ये अधिकार सभी को निर्विवाद चलते रहेंगे। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और संविधान के अनुसार यह भी कहा गया है कि मनुष्य का क्रय विक्रय, मनुष्य को बेचना, बेगार बनाना, उनसे मुफ्त में काम करवाना या किसी अन्य प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया जाता है। और इसीलिए किसी को भी मजबूरीवश या मुफ्त में उनको जबरदस्ती से उनसे काम नहीं करवा सकते। यह भी बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य संकट में नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा महत्वपूर्ण अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहा गया है और संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी, सभी धर्म राज्य के नजर के सामने समान रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार इसमें दिया गया है। इसी को हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा महत्वपूर्ण अधिकार है संस्कृति और शिक्षा के विरुद्ध अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। जिस इसके पहले हमने देखे थे कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा बचाने का, उनका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। वो यही अधिकार है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है, उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का भी उनको अधिकार दिया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्था में नाम लिखाने से रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार से यह संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का भी अधिकार दिया गया है। ये है उनका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि मौलिक अधिकार उल्लेखित करने का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके, और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का मकसद यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने विशद किया है। हमारे सामने प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, या मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए वो व्यक्ति से कब छीने जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ वजह भी हो सकती है। जैसे कि पहली बात है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है और वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्यों के विधिमंडलों की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरी बात है, संकटकालीन अवस्था की घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित हो जाते हैं। जैसे कि परकीय आक्रमण अपने देश पर हो जाता है, या आर्थिक अव्यवस्था निर्माण हो जाती है, गंभीर परिस्थिति निर्माण हो जाती है,
परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उस वक्त ऐसी अवस्था में अधिकार जो दिए गए होते हैं उसको सीमित किया जाता है। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तित्व अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिक साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब क्या है, जब कभी जायज कारण होता है, जायज वजह होती है, उसी वक्त इस प्रकार के प्रतिबंध लगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। पांचवी बात है कि संविधान में यह भी कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेनाओं के सदस्यों के मामले में संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। तो ये हो गए कुछ कारण जिस वक्त व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या कुछ मात्रा में सीमित किया जा सकता है। अगला मुद्दा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में दोनों बातें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसमें कुछ फर्क होता है। कि पहली बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि व्यक्ति को दिए गए अधिकार है। अगर कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो वो न्यायालय में जा सकता है और न्याय मांग सकता है। इसका मतलब न्यायालय का इसको संरक्षण प्राप्त हो गया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं जा सकते, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होती है, आवश्यक नहीं होते हैं। दूसरी बात है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। और नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य के कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं। मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति के लिए होता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय राज्य है, मतलब सरकार है, अर्थात ये राज्य के लिए है। निर्देश है, न किसी व्यक्ति के लिए। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित होता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों के व्यापक है, मौलिक अधिकारों से भी व्यापक होता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ध्यान में रखते हुए इसको लागू करना पड़ता है। पांचवी बात है कि मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को कभी कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता। 6 मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं। मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश माना जाता है, तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में फर्क होता है।